नमस्कार साथियों, पर्यावरण की आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अम्लीय वर्षा को। इससे पहले हमने बहुत सारे प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ाए हैं, जिसमें मैंने जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। यूपी टेट में जो भी विद्यार्थी है हमारे, ईवीएस जो आपका विषय, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो डिस्कस किए गए कॉन्सेप्ट हैं उनको जरूर देखिए। और लर्निंग व्हील पर आपको हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड और साथ ही सभी सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट आपको प्रॉपर तौर पर मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज हम लोग अम्लीय वर्षा को। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अम्लीय वर्षा क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, एसिड रेन। और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, अम्लीय वर्षा शब्द किसने दिया था। तो अम्लीय वर्षा जो शब्द था अंगस स्मिथ ने, याद रखना किसने दिया था, अंगस स्मिथ ने दिया था। अम्लीय वर्षा शब्द किसने दिया था, तो आपको याद रखना है अंगस स्मिथ ने दिया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बनती है कि अम्लीय वर्षा आखिर क्या है। देखिए पूरी दुनिया में जो औद्योगिक क्रांति हुई, उस क्रांति के फलस्वरूप बहुत सारा जो कह सकते हैं कारखानों से निकला हुआ धुआं, और जो हम लोग कोयला जलाते हैं, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात आपकी अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी कारक क्या है। तो कोयला आपका हो गया, ईंधन, इससे निकला हुआ धुआं, और साथ ही हमारे जो भी क्या है औद्योगिक कारखाने हैं उनसे निकला हुआ जो धुआं है, औद्योगिक कारखाने, ये हमारे प्रॉपर तौर पर कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं, उनसे आपकी SO2 गैस और साथ ही NO2 गैस किससे निकलती है, तो जले हुए कोयले से, ईंधन से, और साथ ही किससे, औद्योगिक कारखानों से। और साथ ही सबसे ज़्यादा मात्रा में एक और मेजर कारक है जिसको बोलते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी आप सभी लोग जानते हैं क्या होते हैं, वोल्केनो होते हैं। और पृथ्वी के अंदर से जब एक बहुत ज़्यादा मात्रा में लावा निकलता है और उसके साथ बहुत सारी गैसें निकलती हैं, उन गैसों में मेजरली कौन सी गैसें हैं जो अम्लीय वर्षा को उत्पन्न कर रही हैं। तो देखिए इन सभी से, ज्वालामुखी विस्फोट से निकली हुई गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, तो SO2 गैस होती है। कौन सी गैस, SO2 गैस, याद रखना। SO2 ज़्यादा मात्रा में कहाँ से निकलता है, तो वोल्केनो इरप्शंस जो होते हैं उनसे, साथ ही कोयले और ईंधन और औद्योगिक कारखानों से मेजरली कौन सी गैसें निकलती है, तो मेजरली हमारी आपका SO2 गैस, SO3 गैस, साथ ही आपकी NO2 गैस और NO3 गैस। इसमें ये जो गैसें हैं उसमें SO2 और NO2 मुख्य कारक गैसें किसके लिए हैं, तो अम्लीय वर्षा के लिए। वायुमंडल में जो नमी है यानी पानी की मात्रा है, और आपको पता है कि जब बादल बनते हैं, भाई बादल बनेंगे तो उसमें जलवाष्प होगी, क्या होगी, जलवाष्प। तो H2O बादलों में पानी है, और पानी के साथ जब क्या क्रिया कर जाए, SO3 गैस क्रिया कर जाए, तो ये क्या बनाएगी, तो ये एक प्रकार का अम्ल बनाएगी जिसे बोलते हैं H2SO4। इसी का क्या नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, इस H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। आपको पता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे हो रहा है, तो अगर बादलों में क्या है, बादलों में जल है और वायुमंडल में कौन सी गैस है, SO3 गैस है, आपस में मिलकर ये क्या बनाएंगे, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करेंगे। यानी जो प्रथम वर्षा होती है उसमें क्या होता है, अम्लीय अम्लीय वर्षा होती है, उसे क्या बोलते हैं, एसिड रेन। ऐसे ही NO2 की अगर बात करें तो आपका 2NO और प्लस आपका H2O है ना, तो ये मिलकर क्या बनाएगा आपका, ये मिलकर बनाएगा HNO2 और आपका बनाएगा HNO3। क्या बनेगा, HNO3। इसमें क्या आपका, ये आपका नाइट्रस अम्ल है, नाइट्रस अम्ल, और ये आपका नाइट्रिक एसिड है। ये पानी किसके साथ क्रिया कर जाए, तो आपको याद रखना है ये किसके साथ क्रिया कर जाए, ये आपकी जल के साथ नाइट्रोजन अगर क्रिया करता है तो दो तरह के अम्ल बनते हैं, नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है आपका, HNO3, ठीक। और सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। जो बैटरियां होती हैं उनमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। याद रखिए ये एक प्रकार की क्या है, अम्लीय वर्षा है। क्या है,
अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा कैसे होती है ये बात देखिए, ये हमने आपको क्या बताया एक उदाहरण के माध्यम से। जब वायुमंडल में जो पानी जो है बादलों में, उसके साथ SO3 गैस क्रिया कर जाए, क्योंकि कोयला ईंधन औद्योगिक कारखानों ज्वालामुखी के विस्फोट से निकली हुई जो गैसें हैं जो वायुमंडल में ऊपर जमा होती है जाके, वो जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल नाइट्रस अम्ल का निर्माण करती है। और ये अगर कहीं भी बारिश होती है तो उसके दुष्परिणाम देखे जाते हैं। यानी कहने का मतलब इसका प्रभाव हमारे जनजीवन और हमारे बहुत सारे जीव जंतुओं और साथ हिस्टोरिकल प्लेसेस पर पड़ता है। तो आप ये समझ पाओगे अम्लीय वर्षा कैसे होती है। तो अम्ल और जल SO2 और जल क्रिया करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। अगर NO3 किसके साथ NO2 गैस है किसके साथ क्रिया करे, जल के साथ, तो नाइट्रिक और नाइट्रस अम्ल का निर्माण होता है। अंगस स्मिथ ने क्या दिया था, अम्लीय वर्षा शब्द दिया था। और ये अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें कौन है, तो SO2 और NO2 उत्तरदायी गैसें हैं। आपको याद रखना है SO2, NO2, SO3 ये सारी कैसी गैसें हैं, तो ये अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें मानी जाती हैं। कोयला ईंधन औद्योगिक कारखाने और ज्वालामुखी के विस्फोट से निकली हुई गैसें होती हैं। सबसे ज्यादा इससे जो प्रश्न बनता है, एक समस्या आती है स्टोन लेप्रोसी। देखिए स्टोन लेप्रोसी क्या होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। स्टोन लेप्रोसी, स्टोन लेप्रोसी जो टर्म है ये एक प्रकार का क्या है, पत्थर के लिए कैंसर है ना, पत्थर का कैंसर बोल सकते हैं। तो ये प्रकार का पत्थर में कैंसर, जिससे जो हमारे पत्थर होते हैं, स्टोन कैंसर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, स्टोन कैंसर। जो स्टोन होता है वो कैसा पड़ जाता है, हमारा कमजोर पड़ जाता है। कैसा पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है, भद्दा दिखता है। कहने का मतलब जो स्टोन की जो चमक है और जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं डैमेज करता है अम्लीय वर्षा। तो स्टोन लेप्रोसी क्या घटना है, ये अम्लीय वर्षा से प्रभावित, अम्लीय वर्षा मतलब इसको कौन प्रभावित करता है, तो अम्लीय वर्षा इसको प्रभावित करती है। आपको याद रखना है। आप सबसे ज्यादा ये समस्या है कहाँ पर, स्टोन लेप्रोसी की, तो आपने सुना होगा क्या सुना है, ताजमहल। बड़ा ही आपका क्या है इंटरेस्टेड, ताजमहल क्या है, हमारा एक हिस्टोरिकल प्लेस है ना, क्या है, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक इमारत है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, आपको याद रखना है। अब ये हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी सुंदरता, जो ताजमहल की सुंदरता है लगातार खराब हो रही है, उसका प्रमुख कारण क्या है, तो उसका प्रमुख कारण है अम्लीय वर्षा। क्या कारण है, तो आपको याद रखना है अम्लीय वर्षा के कारण ये लगातार कैसा होता जा रहा है, भद्दा। यानी इसका जो संगमरमर है दूधिया रंग का होता है ताजमहल का, ये धीरे धीरे कैसा हो रहा है, इसकी सुंदरता कम होती जा रही है। क्योंकि पता है आपको मथुरा रिफाइनरी कारखाना है, मथुरा रिफाइनरी, आपने सुना होगा। मथुरा रिफाइनरी जो हमारी है, ये जो मथुरा रिफाइनरी से निकला हुआ धुआं है, जिसमें मेजरली क्या है, तो SO2 गैस है। कौन सी गैस है, SO2। अब यहाँ पर जो बादल बनते हैं तो SO2 किससे क्रिया कर जाता है, जल से क्रिया करके। और जो आगरे के ताजमहल पर जो बारिश होती है वो अम्लीय वर्षा के रूप में होती है। मतलब गर्मियों में मान सकते हैं, गर्मियों के टाइम, क्योंकि बहुत सारे कारखाने जो मथुरा में लगे हुए हैं मथुरा रिफाइनरी के नाम से, उनसे निकला हुआ धुआं, उनसे SO2 क्रिया करता है जल से, और जल और SO2 मिलकर क्या बनाते हैं, अम्लीय वर्षा। ये वर्षा कहाँ होती है, तो आगरे के ताजमहल पर। तो सबको पता है आगरे का ताजमहल हमारा जो है, तो इस पर अम्लीय वर्षा का प्रभाव देखा गया, वैज्ञानिकों ने इसको ऑब्जर्व भी किया। तो एक तरह से जो हिस्टोरिक जो प्लेसेस हैं उनको लगातार अम्लीय वर्षा से नुकसान पहुंच रहा है, वो भी भारत की समस्या है। ऐसी ही समस्याओं की अगर बात करें तो कोई जल अम्लीय वर्षा कब माना जाता है, जिसका पीएच मान, देखिए याद रखना, पीएच मान या तो 4.2 से कम हो। मतलब पीएच मान कैसा हो, पीएच मान 4.2 से अगर कम है तो उसे क्या माना जाएगा, अम्लीय वर्षा माना जाएगा। अगर किसी जल का पीएच मान कितना हो, 4.2 से कम हो, तो वो अम्लीय वर्षा की श्रेणी में आ जाएगा। आपको याद रखना है। पीएच मान की बात करें तो हमारा यहाँ पर एक प्रश्न आपसे हम पूछ लेते हैं, ब्लड की पीएच क्या होती है, रक्त की पीएच। तो ब्लड की पीएच की अगर बात करें तो ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो यहाँ पर 7.4 होता है। कितना होता है,
7.4 होता है ब्लड का पीएच। और नींबू लेमन, कभी खट्टा होता है लेमन, इसका पीएच मान अगर आपसे पूछा जाए तो कितना बताओगे? 2.2। ठीक। अब देखिए जो हम लोग जल पीते हैं, पेयजल, जो पीने योग्य जल है उसका पीएच मान कितना होता है पेयजल का? तो पेयजल का मान होता है 7। पीएच कितना होता है इसका? तो इसकी पीएच मान कितनी होती है? 7 होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए, यहाँ पे पेयजल की बात हुई। अब WHO ने पेयजल का पीएच मान कितना बताया? क्योंकि एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकता है, WHO द्वारा जल का पीएच मान कितना है? जल का पीएच मान कितना है? तो जल का पीएच मान अगर बात करें तो कितना है? ये हमारा 7 से लेकर 8.5 तक। WHO ने ये बताया कि जो भी जल होना चाहिए लगभग उसकी अम्लीयता या क्षारीयता के बीच नहीं होना चाहिए, 7 से लेकर 8.5। तो थोड़ा हल्का क्षारीय हो सकता है, इतना पीएच मान का जल हम लोग पीने योग्य मान सकते हैं। ये WHO द्वारा ये मतलब आंकड़ा दिया गया। ब्लड का पीएच 7.4 हो गया, लेमन का 2.2 हो गया। लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार की पीएच की बात करें तो यहाँ पर 6.5 मान लीजिए। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5। ठीक। तो आप ये समझ गए कि अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान है, मतलब 7 से अगर कम है तो वो हमारा अम्लीय जल होगा, लेकिन 4.2 से अगर ज्यादा कम है तो ज्यादा वो बोली जाएगी अम्लीय वर्षा। जल कैसा माना जाएगा? अम्लीय वर्षा के रूप में माना जाएगा। अब दुनिया में अम्लीय वर्षा के प्रभाव की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर क्या प्रभाव है अम्लीय वर्षा के। तो अम्लीय वर्षा की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा यूरोपीय कंट्री जो आपका नॉर्वे स्वीडन है, याद रखना, नॉर्वे और स्वीडन। ये यहाँ क्या है? बहुत ज्यादा इंडस्ट्री है, इंग्लैंड में भी इंडस्ट्री है कह सकते हैं, औद्योगिक कारखाने हैं, तो इनसे निकला हुआ धुआं या तो SO2 के रूप में होता है। ठीक। और यहाँ पे पाई जाती हैं किलर झीलें। क्या पाई जाती हैं? किलर लेक, याद रखना, किलर लेक। कहाँ पाई जाती हैं? तो आपको याद रखना है कातिल झीलें। इन्हें क्या बोलते हैं? कातिल झीलें। तो याद रखिए कातिल झीलें हमारी कहाँ पर है? तो ये हमारी झीलें पाई जाती हैं नॉर्वे और स्वीडन में। देखिए सबसे ज्यादा प्रभावित अगर देश पूछे जाए तो आपको याद रखना है, वैसे तो यूके भी प्रभावित है अम्लीय वर्षा से, और वह जर्मनी। यहाँ क्या सबसे ज्यादा है? तो यहाँ पर जर्मनी, और यूके में क्या है? जर्मनी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है? इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज एरिया है, और इन औद्योगिक कारखानों से निकला हुआ जो धुआं SO2 के रूप में है, ये अम्लीय वर्षा उत्पन्न करता है। तो ये देश यूके, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, ये कैसे हैं? सबसे ज्यादा प्रभावित देश हैं। और यहाँ पर पाई जाती हैं किलर झीलें। क्या पाई जाती हैं? किलर झीलें। इन्हें कातिल झीलें भी बोलते हैं, क्योंकि इन झीलों में कोई भी वनस्पति, यहाँ पर प्लांट नहीं मिलेंगे आपको, जलीय पौधे नहीं मिलेंगे, मतलब एक्वाटिक प्लांट की क्या है? अनुपस्थिति है, एक्वाटिक प्लांट नहीं पाए मिलेंगे। एंड इन झीलों में आपको एनिमल, छोटे जीव जो जल में रहने वाले, उनकी भी संख्या ना के बराबर है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इसलिए इनको कहा जाता है कातिल झीलें। मतलब झीलें तो हैं लेकिन उनमें क्या नहीं है? जीव जंतु और पेड़ पौधों डेड हो गए हैं, चूंकि वहां पर जो जल होता है वो स्थायी रूप से कैसा होता है? अम्लीय वर्षा के रूप में पानी बरसता है। तो वो मतलब उसमें सारी चीजें, ऑर्गेनिज्म हैं, वो सारे डेड हो चुके हैं। क्वेश्चन भी बनता है सर्वाधिक अम्लीय वर्षा से प्रभावित देश कौन सा है? तो आप याद रखिए हमारा नॉर्वे बहुत ज्यादा अम्लीय वर्षा से प्रभावित देश है, और जहां तक है यूके, जर्मनी और स्वीडन भी आपके यूरोपीय कंट्रीज में प्रभावित देश हैं। इनका प्रभाव पेड़ पौधों, वनस्पतियों पर किस स्तर पर पड़ता है आपको याद रखना है। ठीक। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रभावित होती है। अगर कहीं अम्लीय वर्षा अगर उत्पन्न होगी, पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होगा। अब आप जानते हो प्रकाश संश्लेषण अगर प्रभावित होगा, क्योंकि पत्तियां जल जाएंगी, तो सबसे ज्यादा सीधा असर पौधे पर क्या पड़ेगा? कि उसका प्रकाश संश्लेषण रुक जाएगा, भोजन निर्माण नहीं होगा। पौधे में क्या नहीं होगा? भोजन निर्माण नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो क्या होगा? भोजन नहीं बनेगा। तो क्या नहीं होगा? भोजन नहीं बनेगा। अगर किसी का भोजन नहीं बनेगा तो आप जानते हो अच्छे से कि पौधे की ग्रोथ तो होगी नहीं, तो सारे फ्रूटिंग भी नहीं होगी, तो पौधे का विकास रुक जाएगा।
तो प्रकाश संश्लेषण भी प्रभावित होता है। अब और भी क्या है, आपने एक बड़ी समस्या होती है मृदा निस्क्षालन। मृदा निस्क्षालन, जहां अम्लीय वर्षा अधिक होती है वहां पे क्या होता है, लीचिंग हो जाती है। आपको याद रखना है, सॉइल लीचिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सॉइल लीचिंग। किससे रिलेटेड ये समस्या है? तो ये अम्लीय वर्षा से रिलेटेड समस्या है, आपको याद रखना है। सॉइल लीचिंग कहाँ देखने को मिलती है? तो आपके जर्मनी, यूके और जो ब्रिटेन या आपका जो नॉर्वे, स्वीडन है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, सॉइल लीचिंग देखने को मिलती है। तो जहाँ भी अम्लीय वर्षा होती है वहाँ की मिट्टी धीरे धीरे कैसी होती चली जाती है, खराब हो जाती चली जाती है, और जो भी खनिज पदार्थ हैं वो गहराई में चले जाते हैं। तो अम्लीय वर्षा पेड़ पौधों के लिए भी नुकसानदेह है, और किसी की त्वचा पर अगर पड़ता है, मान लो अम्लीय वर्षा अगर होती है तो त्वचा पर तो फोड़े फुंसी निकलते हैं। तुमने देखा कोई भी बच्चा अगर बारिश में नहाता है, खासकर इवन कह सकते हैं कोई भी बच्चा है, अगर वो नहा रहा है किसी पहली वर्षा में, पहली बारिश में, तो उसके शरीर पर फोड़े फुंसी निकल आते हैं। तो बहुत सारे लोग मना करते हैं कि आपको अम्लीय वर्षा पहली बारिश में नहीं नहाना है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, अम्लीय जल होता है। तो इस तरह से अगर बात करें तो हमारे पेड़ पौधे जीव जंतुओं पर इसका बुरा असर देखा गया है अम्लीय वर्षा का। किसका? अम्लीय वर्षा का। तो कई सारी समस्याएं दुनिया में, बहुत सारे जो ऐतिहासिक इमारतें वो धीरे धीरे भद्दी और खराब होती चली जा रही हैं, जिन्हें बोलते हैं स्टोन लेप्रोक्सी। अम्लीय वर्षा शब्द किसने दिया था? तो अंगस स्मिथ ने दिया था। अम्लीय वर्षा क्या होता है? जल, और जब SO2 और NO2 गैसें जल के साथ क्रिया करती हैं तो अम्ल का निर्माण करती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा बोलते हैं। तो यह बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि अम्लीय वर्षा क्या होता है और अम्लीय वर्षा के प्रभाव क्या है। तो किलर झील ने इसका एक प्रभावित क्षेत्र है, ठीक, और साथ ही यूके, जर्मनी की इंडस्ट्री से जो SO2 गैस निकलती है वो अम्लीय वर्षा उत्पन्न कर रही है, ठीक। और अब तो कई सारे देश इससे प्रभावित हैं, और ये वायु प्रदूषण का एस्पेक्ट है, यानी नुकसानदायक एस्पेक्ट है, ठीक। तो काफ़ी हद तक जनजीवन प्रभावित हो रहा है अम्लीय वर्षा से। ये सारी बातें हैं, और आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में खूब पूछा जाता है, ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण, ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं? साउंड पोल्यूशन। अब साउंड पोल्यूशन क्या है? मान लो कहीं भी कोई बातचीत कर रहा है, अगर आराम से बातचीत कर रहा है तो हमारे कानों को कोई दिक्कत या समस्या नहीं होने वाली है। जब जो देखो ध्वनि तरंगे होती हैं, यह जानते हो बड़े अच्छे से कि ध्वनि तरंगे होती हैं, अगर कोई तेजी से आवाज करता है, साउंड करता है, तो उसका असर कहाँ पड़ता है? कान और आपकी ब्रेन पर उसका बुरा असर पड़ता है। तो ब्रेन क्या है? ब्रेन अगर बात करें तो ब्रेन पर ज़्यादा अगर हम ध्वनि में रहते हैं कई साल तक, मान लो बहुत ज़्यादा आवाज़ में, शोरगुल में रह रहे हैं, तो हमारा संतुलन दिमाग का बिगड़ता है, यानी याददाश्त भी कम हो जाती है, मेमोरी लॉस की घटना भी देखने को मिलती है जहाँ पर अधिक साउंड में रहने वाले लोगों को। तो वैसे अगर देखा जाए तो ध्वनि की इकाई क्या है? पहले ही क्वेश्चन एग्जाम पूछा है ध्वनि की इकाई। तो ध्वनि की इकाई अगर बात करें, ध्वनि की इकाई, तो इसकी जो इकाई होती है डेसिबल होती है। क्या होती है? आपको याद रखना है ध्वनि की इकाई क्या है, आपको याद रखना है डेसिबल। डेसिबल, या इसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? डीबी। क्या बोलते हैं? डीबी। सामान्य बातचीत की जो ध्वनि होती है वो कितनी होती है? सामान्य बातचीत, जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं और आपस में आराम से बात कर रहे हैं, सामान्य बातचीत। तो सामान्य बातचीत की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी ध्वनि कितनी होनी चाहिए? तो 60 dB होनी चाहिए। अधिकतम कितनी? जो हमारे कानों के लिए बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है, लगभग 60 dB की ध्वनि होती है, ठीक, आपको याद रखना है। अब देखो क्या कि 60 dB की ध्वनि तो हम सहन कर सकते हैं। जैसे ध्वनि जो कानों को खराब लगती है वो, यानी कह सकते हैं कर्कश ध्वनि। तो कर्कश ध्वनि अगर है कोई 90 dB से ऊपर की जो भी ध्वनि है, कह सकते हैं वो हमारे कानों के लिए कैसी है? हानिकारक है। हमारे कानों के लिए सुनने में कैसी है? कानों के लिए हानिकारक, या हमारे कानों को और मस्तिष्क को प्रभावित करती है।
बात याद रहेगा। 90 dB से अधिक की ध्वनि कोई सहनशीलता से बाहर होती है, जिससे दिमाग कैसा हो जाता है, प्रभावित होता है, दिमाग और कान दोनों। अगर हम कहें पत्तियों की सरसराहट, पत्तियों की सरसराहट सरसराहट पत्तियों की सरसराहट 30 dB की होती है। कितनी? 30 dB की। ठीक, ये याद रखना है। सामान्य बातचीत की ध्वनि कितनी होती है? 60 dB तक होती है, जो हमारे लिए सामान्य तौर पर होती है और हमें कानों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। ध्वनि की इकाई हमने बताई डेसिबल होती है। 90 dB हमारे, अगर 90 dB से अधिक की ध्वनि है तो वो हमारे लिए कैसी है? हानिकारक। अगर जैसे मान लो हम किसी कार्यालय में हैं, कार्यालय में अगर बैठे हैं तो वहां की बातचीत जो होती है, वहां की कितने डीबी तक की धुन होती है? तो 40 से 45 dB। याद रखना, 40 से 45 dB की धुन होती है। अगर हम हॉस्पिटल में हैं मान लो, तो वहां पर कितना शोरगुल होता है, धुन कितनी होती है हॉस्पिटल में? तो ये 55 से 60 होती है। कितनी होती है? 55 से 60 dB। 55 से 60। अगर ट्रैक्टर की बात करें, ट्रक की बात करें, ट्रैक्टर और ट्रक की बात करें तो इनकी धुन कितने डीबी तक की होती है? तो ये हमारे 90 dB के आसपास होती है। कितनी? हाँ 90, हाँ लगभग 85 से 90 बोल दीजिए, 85 से 90 dB। किसी रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन आती है तब कितनी आवाज होती है? तो यहाँ पे आपकी जो होती है 100 dB, और 100 से आप 110 dB तक की धुन मान लीजिए। ठीक, साथ ही अगर बात करें खासकर रॉकेट जो होता है, रॉकेट की जो रॉकेट की तो 190 dB। कितनी होती है? 190 dB के आसपास। और आपका जेट प्लेन जो उड़ता है उसकी धुन कितने डीबी तक होती है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कोई ना कोई पूछते हैं। जेट प्लेन की अगर बात करें तो इसकी लगभग जो धुन होती है 150 dB। कितनी? 150 dB की। उतरते हुए जेट प्लेन की कितनी होती है? उतरते हुए जेट प्लेन की, उतरते हुए जेट प्लेन की आवाज कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 180 dB के आसपास। कितनी होती है? 180 dB। देखो, तो यहाँ पर हमने कुछ बातें की। कार्यालय में 40 से 55 dB तक की ध्वनि होती है, और हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ जो शोरगुल डिनोट किया जाता है 55 से 60 dB का। और ट्रैक्टर और ट्रक की कितनी होती है? 85 से 90 dB के आसपास। रॉकेट की कितनी होती है? तो 190 dB के ऊपर होती है। जेट प्लेन की 150 dB, उतरते हुए जेट प्लेन की 180 dB ध्वनि होती है। अगर यहीं पर हम बात कर लें ज्वालामुखी, जब विस्फोट होता है तब कितनी ध्वनि होती है? ज्वालामुखी विस्फोट के समय, ज्वालामुखी जब विस्फोट होते हैं तो ध्वनि कितने डीबी तक होती है? तो ये हमारी होती है, आपको याद रखना है, 190 dB। कितनी? 190 dB। ठीक। अब अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट, परमाणु बम जब छूटते हैं तो ध्वनि का स्तर बहुत होता है। परमाणु बम, तो परमाणु बम के समय जो ध्वनि का स्तर मापा गया वो 190 से लेकर 230 dB या इससे भी अधिक, या इससे भी अधिक, यानी कान के पर्दे फट जाएंगे। इससे भी अधिक अगर कोई परमाणु बम गिराया जाए तो लोगों के कान के पर्दे फट सकते हैं, ये संभावना रहती है। क्योंकि सबसे ज्यादा ध्वनि का स्तर कहाँ देखने को मिलता है? आपको परमाणु बम में देखने को मिलता है। बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, अब हमें याद रखना है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम किसी से चुपचाप धीरे से बात करते हैं तब क्या होगा? तो वहां पर 20 dB होगा। कितना होगा? 20 dB। मतलब किसी के कान में कोई धीरे से बात करते हैं तो लगभग उसके ध्वनि का स्तर कितना होता है?
20 dB के पास, जबकि हमने पत्तियों की सरसराहट बताई है 30 dB के आसपास होती है, और 60 dB की धुन हम आसानी से सुन सकते हैं। याद रखना है आपको बड़े अच्छे से। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर करते हैं तो जो हमारी ध्वनि है, तो ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल, किसमें? वायु में ध्वनि की चाल कितने मीटर पर सेकंड होती है? वायु में ध्वनि की चाल अगर बात करें, वायु में ध्वनि की चाल की बात करें तो ये हमारी 332 मीटर पर सेकंड ठीक, ये याद रखना आपको। अगर ध्वनि की चाल से भी अधिक चाल मतलब है तो वो मैक फर्स्ट क्या है, तो आपको याद रखना है ध्वनि से अधिक की गति की जो चाल होगी, किसकी? ध्वनि की, साउंड की, तो उसे बोलते हैं मैक फर्स्ट। क्या बोलते हैं? मैक फर्स्ट। और मैक टू क्या होता है, ये भी याद रखना, ध्वनि से रिलेटेड ये शब्द है मैक टू। तो मैक टू का मतलब है ध्वनि की जो चाल वायु में उससे 2 गुना अधिक तेजी से अगर ध्वनि कैरी कर रही है तो इसे मैक टू बोला जाएगा। और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, आपको याद रखना है, ऐसे एरोप्लेन्स का निर्माण किया है जो ध्वनि की गति से 7 गुना अधिक तेजी से भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं। ध्वनि से 7 गुना तेज गति से चलने वाले, मतलब कह सकते हैं, प्लेन बन चुके हैं दुनिया में। तो आप ये मानिए कि वैज्ञानिक स्तर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ध्वनि से भी अधिक अगर चाल है, वो भी 7 गुना, तो बहुत सुपरसोनिक जिन्हें बोलते हैं, सुपरसोनिक जेट प्लेन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपरसोनिक जेट प्लेन्स। इन्हें कहा जाता है सुपरसोनिक जेट प्लेन। देखिए, इससे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट बात आपको जानकारी देते हैं, जब हम ये साउंड पर ही बात कर रहे हैं। साउंड अगर स्तर अधिक है तो वो प्रदूषण की कैटेगरी में है। बात समझे हो मेरी? मतलब अगर स्तर उसका क्या है, अधिक है, किससे? तो 60 dB के ऊपर अगर कोई ध्वनि, किसी मतलब वाहन से अगर ध्वनि निकलती है तो सिंपल सी बात है कि वो हानिकारक है। वो हमारा क्या लॉस करेगी? तो एक तो मेमोरी लॉस करेगी। क्या करेगी? मेमोरी, यानी याददाश्त धीरे धीरे कैसी होती चली जाएगी। अगर आप अधिक ध्वनि में रहते हैं तो याददाश्त की समस्या लोगों को होगी। ठीक। दूसरी बड़ी बात, जो हमारे कानों की सुनने की जो क्षमता है वो प्रभावित होगी। कानों के सुनने की क्षमता, प्रभावित होगी। तो ये हमारा ध्वनि है, ये भी एक प्रकार का प्रदूषण है। तो किसी को ज्यादा बहुत तेज से बात नहीं करनी चाहिए, आराम से बात करें, या ऐसे एरिया में ना रहे जहां पर बहुत ज्यादा शोरगुल से प्रभावित एरिया है, जहाँ लगातार ट्रेनें आ रही हैं, लगातार प्लेन उतर रहे हैं। ऐसे एरिया में रहने से लोगों की याददाश्त पर भी असर पड़ता है और कानों के सुनने की क्षमता भी प्रभावित होती है। और सबसे बड़ी बात, मान लीजिए जो हम लोग कानों में ये माइक्रोफोन लगाए हुए हैं, जिनसे हम ध्वनि सुनते हैं, गाने सुनते हैं, या कुछ भी कोई मोबाइल पर कोई चीज़ देखते हैं, तो कानों में ईयरफोन नहीं लगाना चाहिए। तो ईयरफोन से हमारा क्या हो रहा है? ईयरफोन से हमें आने वाले समय में सुनने की क्षमता और मेमोरी दोनों पर इफेक्ट पड़ेगा। इनका कम से कम उपयोग करो, जरूरत हो तो करो, और जनरली इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। एक क्वेश्चन इससे बड़ा ही अच्छा रिलेटेड पूछा जाता है एग्जाम में, ग्रीन मफलर क्या है? ग्रीन मफलर आपको याद रखना है। ग्रीन मफलर, ये क्वेश्चन बड़ा ही स्पेशली पूछा जाता है, ग्रीन मफलर क्या है? वैसे मफलर, सर्दी आ रही है, आपको याद भी होगा, मफलर सभी लगाते हैं सर्दी से बचने के लिए। लेकिन ये ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे रोड बन रहे हैं चलने के लिए, वाहन के लिए, उन रोड के किनारे 2, 4 या 5 पंक्तियों में क्या लगाए जाएं? पेड़ पौधे। 4 या 5 पंक्तियों में क्या लगाए जाएं? पेड़ पौधे लगाए जाएं। तो हमें याद रखना है, तो ये जो प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, ये गांव या अन्य लोगों तक कैरी नहीं करेगा।
और जो रोड पर चलने वाले लोग होंगे तो पेड़ पौधों की पत्तियों में ध्वनि धीरे धीरे कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। तो ग्रीन मफलर का मुख्य उद्देश्य है ध्वनि प्रदूषण को रोकना। ठीक, इसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं कि हमें जो हॉर्न वगैरह जो गाड़ी में लगाते हैं उनको भी कम ध्वनि वाले ही लगाने चाहिए, बहुत ज़्यादा कर्कश आवाज़ वाले नहीं लगाने चाहिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बहुत अच्छे से दो टॉपिक को समझा है। एक तो अम्लीय वर्षा को हमने कवर किया, दूसरा ध्वनि प्रदूषण को कवर किया। ठीक, अम्लीय वर्षा में हमने सारी बातों को डिस्कस किया। अगर चाहो तो एक बार हम रिपीट करते हैं, 2 मिनट में सारा रिवीजन करवाते हैं। देखिए, अम्लीय वर्षा हमने बताया, शब्द दिया था अंगस स्मिथ ने। और अम्लीय वर्षा के लिए गैसें कहाँ से उत्पन्न होती हैं, तो कोयला इसके लिए उत्तरदायी। कोयला जलाएंगे तो उत्पन्न होगा ईंधन, या औद्योगिक कारखानों से निकला हुआ धुआं, ज्वालामुखी के विस्फोट से SO2 गैस निकलती है। तो मेजरली अम्लीय वर्षा के लिए जो हानिकारक गैसें हैं SO2, SO3, NO2 या NO3 के फॉर्म में या NO के फॉर्म में। ठीक, ये बात आप समझते हो। तो अम्लीय वर्षा क्रिएट कैसी होती है, जब बादलों में जब बादल बनते हैं तो उसमें SO3 गैस क्रिया कर जाती है, तो क्या बना लेती है, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। एक अम्ल है, जब बारिश के रूप में पानी बरसता है तो अम्लीय वर्षा के रूप में वो पानी गिरता है। साथ ही अगर NO2 गैस अगर पानी के साथ कंबाइन करती है तो दो अम्ल बनते हैं, नाइट्रस और नाइट्रिक अम्ल। ये दोनों ही अम्लीय वर्षा के रूप में जमीन पर गिरते हैं, तो जीव जंतु पेड़ पौधे प्रभावित होते हैं। ये बात हमने बड़े अच्छे से समझी थी। नेक्स्ट हमारा था स्टोन लेप्रोसी क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। तो जो पत्थर होता है या हमारे ऐतिहासिक इमारतें हैं उनकी सुंदरता धीरे धीरे कम होती जा रही, और वो संगमरमर जो है वो भद्दा पड़ता जा रहा है, या पत्थर हमारे कैसे होते जा रहे हैं, कमजोर और भद्दे दिख रहे हैं। जैसे आगरे की ताजमहल की बात की, तो ताजमहल की सुंदरता पर अम्लीय वर्षा का प्रभाव देखा गया, जिसे हम स्टोन लेप्रोक्सी भी कह सकते हैं, या स्टोन कैंसर के नाम से इसे कह सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, हिस्टोरिक प्लेसेस कैसे होते जा रहे हैं, जर्जर और कमजोर होते जा रहे हैं, क्योंकि उनका पत्थर भद्दा होता चला जाए। और आपको पता है आगरा के पास में मथुरा जो शहर पड़ता है, वहां पर रिफाइनरी है, मथुरा रिफाइनरी, और उससे निकला हुआ धुआं जब उठता है तो बादल बनकर बारिश कहाँ होती है, आगरे के ताजमहल पर। तो आगरे के ताजमहल की सुंदरता धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि वहां पर सफेद पत्थर लगा हुआ है और वो पीला पड़ता जा रहा है। क्योंकि अब अगर अम्लीय वर्षा है तो उसका पीएच मान कितना होना चाहिए, तो 4.2 से कम है तो अम्लीय वर्षा है, ये कंफर्म है। वैसे ब्लड का पीएच मान हमने तुम्हें बता दिया जानकारी के लिए, 7.4 होता है। लेमन का कितना होता है, 2.2 होता है। पीने योग्य जल का पीएच मान कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। लेकिन WHO के द्वारा पीने योग्य जो हमारा पानी है, ठीक, तो आपको याद रखना है। तो हमने इसका पीएच मान कितना पीने योग्य पानी का बताया, तो ये हमने बताया आपको, ये बताया 7 से 8.5 पीएच मान होना चाहिए अगर ये पानी हम पीते हैं। तो WHO के अनुसार ये पीने योग्य पानी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर जाना था, नॉर्वे स्वीडन में किलर झीलें पाई जाती हैं और कातिल झीलें नॉर्वे स्वीडन में। तो हमारा यूरोपीय कंट्री जितने भी है ज्यादातर वो प्रभावित हैं किससे, तो अम्लीय वर्षा से प्रभावित हैं, क्योंकि वहां पर औद्योगिक क्रांति ज्यादा हुई थी और वहाँ बहुत सारा इंडस्ट्री है, विकसित देश है, तो उनसे निकला हुआ धुआं या तो SO2 के रूप में या NO2 के रूप में, तो वहाँ अम्लीय वर्षा लगातार उन देशों को प्रभावित कर रही है। क्योंकि जर्मनी में इंडस्ट्रीज ज्यादा है जहाँ पर SO2 का प्रदूषण देखा गया, और यहाँ पर अम्लीय वर्षा होती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होगा, अगर अम्लीय वर्षा होगी पेड़ पौधों की पत्तियां जल जाएंगी, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे, तो फ्रूटिंग भी कम होगा। तो जहां भी ये समस्या होती है वहां पर सभी तरह के पेड़ पौधे प्रभावित होते हैं। और मृदा निश्चालन क्या है, मृदा जो अम्लीय वर्षा है उसका एक बहुत एडवर्स इफेक्ट है, हमारी मिट्टी पर पड़ता है। जो खनिज पदार्थ होते हैं नीचे की ओर चले जाते हैं, इसी को बोलते हैं सॉइल लीचिंग। क्या बोलते हैं, सॉइल लीचिंग। ठीक, आप SO2 को एक और नाम ध्यान रखिए, SO2 को क्रेकिंग गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रेकिंग गैस। तो याद रखना क्रेकिंग गैस किसको कहा जाता है, तो ये SO2 को कहा जाता है। किसको, ठीक, आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। ध्वनि प्रदूषण हमारा क्या है, साउंड पोल्यूशन। देखिए, अगर 60 dB से अधिक ध्वनि है तो वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है, और लेकिन सामान्य बातचीत में लगभग ध्वनि का स्तर कितना होना चाहिए, 60 dB होना चाहिए। ध्वनि की इकाई क्या हमने बताई, डेसिबल बताई। 90 dB से अधिक कानों के लिए हानिकारक ध्वनि होती है। पत्तियों की सरसराहट जो होती है वो 30 dB की ध्वनि होती है। कार्यालय में कितना ध्वनि शोरगुल होता है, तो 40 से 45 dB होता है। हॉस्पिटल में कितना होता है, 55 से 60 dB होता है। ट्रैक्टर ट्रक की आवाज 85 से 90 dB के आसपास। रॉकेट की जो आवाज होती है 190 dB के आसपास होती है। ठीक, और साथ ही आप जानते हो जेट प्लेन जो है 150 dB का ध्वनि स्तर होता है, और उतरते हुए जेट प्लेन की आवाज ज्यादा होती है, 180 dB के आसपास होती है। जो रेलवे स्टेशन हैं वहां पर आवाज का स्तर क्या होता है, ध्वनि का स्तर क्या होता है, तो ये होता है 100 dB से 110 dB के आसपास।
आइए, ज्वालामुखी विस्फोट से कितने डीबी ध्वनि उत्पन्न होती है? तो 190 डीबी के आसपास ध्वनि उत्पन्न होती है। परमाणु बम 190 से लेकर 230 डीबी की ध्वनि या इससे भी अधिक ध्वनि की तीव्रता होती है। ध्वनि की चाल वायुमंडल में वायु में कितनी है? तो 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक, मैक 1 क्या होता है? ध्वनि से अधिक चाल, यानी वायु में ध्वनि की अधिक चाल है, ठीक, उससे भी अधिक है तो मैक फर्स्ट बोला जाएगा। मैक 2 क्या होता है? ध्वनि की चाल से 2 गुना अधिक तेजी से अगर कोई चीज जा रही है तो उसे मैक 2 बोलते हैं। ठीक, ध्वनि ध्वनि साउंड पोल्यूशन के क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं? तो मेमोरी लॉस केस देखने को मिलता है, कानों की सुनने की क्षमता कम हो जाती है। और ग्रीन मेफलर हम लोगों ने बड़े अच्छे से डिस्कस किया। ग्रीन मेफलर क्या होता है? रोड के चारों दोनों तरफ 4 या 5 पंक्तियों में पौधों को लगाना ही क्या कहलाता है? ग्रीन मेफलर कहलाता है। तो ये सारे क्वेश्चन थे आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, हम लोगों ने लर्निंग व्हील पर बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को शेयर करिए और दबा के शेयर करिए। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है। तो प्लीज़ आने वाले नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।